हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टीजीटी साइंस का 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 करेंगे जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस पेपर को हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है नहीं, तो पहले हम 45 करेंगे, उसके बाद 40 + 40। ओके, तो इस तरीके से हमें ये पेपर करना है सॉल्व, और बहुत ही आराम से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझ के करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। तो 90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि H2O। ओके, तो H2O का परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार क्या होगा, इसको हम ऐड कर देंगे। 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब 18 आ गया इसका परमाणु भार, तब क्या होगा 18 ग्राम H2O से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन प्राप्त होता है बराबर कितना मिलेगा, इससे 16 ग्राम मिलेगा। ठीक है नहीं, 18 ग्राम से कितना मिलेगा, 16 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 1 ग्राम से मिलेगा 16/18। ठीक है, चाहो तो उसको डिवाइड कर लो या फिर अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है नहीं, यहाँ पर H2O होगा। उसके बाद में हमें कितने का निकालना है, 90 kg। अब 90 kg को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लें ग्राम में, तो 90 × 1000 किस में आ गया, ग्राम। ठीक है, तो 90 kg पानी से कितना ऑक्सीजन मिलेगा, 16/18 गुणा 90 × 1000। ओके, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 18 पंजे कितना हो गया, 90। 16 पंजे 80 हो गया, तो लिखेंगे हम 80,000 ग्राम। ठीक है, 80,000 ग्राम। और 80,000 ग्राम कितना होगा, इसको जब हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80 kg। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है नहीं, तो कितना मिलेगा, 80 kg। तो ऑप्शन इसमें आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। प्रवर्धक यंत्र है, तो प्रवर्धक यंत्र कौन सा है इसमें, डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र। तो प्रवर्धक यंत्र जो होता है वो क्या, कौन सा होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है नहीं, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझ करके। तो प्रवर्धक होता क्या है, प्रवर्धक यंत्र, इसको समझते हैं। प्रवर्धक यंत्र क्या है, प्रवर्धक यंत्र, ट्रांजिस्टर अथवा आईसी। ठीक है, आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी से निर्मित ऐसा सर्किट जो किसी सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है नहीं, बढ़ा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रवर्धक यंत्र कहते हैं। इसको एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीफायर। ठीक है नहीं, तो किससे बनता है ये, ट्रांजिस्टर से बनता है। तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट हो गया।
अब ट्रांजिस्टर के प्रकार क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से हमने बता दिया कि प्रवर्धक यंत्र किस तरीके से बनता है, ठीक है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। ओके, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ओजोन का जो परमाणु होता है, ओजोन का जो अणु होता है वो कितने, ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ये हमें पता है कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है, ओजोन कितना होता है, O3, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। नहीं, 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। जब ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों से क्रिया करती है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से क्रिया करती है, तब जाकर के क्या बनती है, ओजोन गैस बनती है, और यहाँ पर कुछ हीट भी निकलती है, ठीक है। नहीं, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें हाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित कौन सा नहीं करेगा इसमें, ये देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, CCl4। CCl4 द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अगर हमने एक ले लिया HCl, ठीक है, और इस पर डेल प्लस डेल चार्ज है और इस पर माइनस डेल चार्ज है, ओके, तब इसमें क्या होगा, इन दोनों परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस d, इन दोनों परमाणुओं के केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। तब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी द्विध्रुवीय अणु के धन या ऋण आवेश, ठीक है, धन या ऋण आवेश के परिमाण, ठीक है, क्यू ले लिया हमने यहाँ पर, परिमाण तथा आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर क्या है, CCl4 हमने इसमें बताया है, CCl4 इसमें ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है CCl4, क्योंकि CCl4 क्या है, इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय है ये। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें सभी द्विध्रुवीय बंध समान होते हैं, सभी द्विध्रुवीय बंध, सभी ध्रुवीय बंध समान होते हैं। सभी द्विध्रुवीय बंध समान होने की वजह से इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमने क्या बताया, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ओके। आगे देखेंगे, टिंक्चर आयोडीन है। तो टिंक्चर आयोडीन क्या है, इसमें देखेंगे टिंक्चर आयोडीन, तो I2 आयोडीन का जलीय विलयन, आयोडीन का जलीय KI में विलयन, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड में विलयन, I2 का एल्कोहल में विलयन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, आयोडीन का एल्कोहल में विलयन, ठीक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। और इसको किस में यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है घाव को भरने में, घाव को
भरने में, ठीक है, घाव को भरने में एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे, परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु का प्रथम प्रारूप किसने दिया था? तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, जे थॉमसन द्वारा, ठीक है। तो जे थॉमसन ने परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था। क्या बताया था जे थॉमसन ने? जे थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु का आकार है, परमाणु का जो आकार है वो कैसी आकृति है उसकी? तरबूज जैसी आकृति है, ठीक है। इन्होंने तरबूज मॉडल दिया था, तरबूज जैसी आकृति, ठीक है नहीं, किसका? परमाणु का, ठीक है नहीं, तरबूज जैसी आकृति बताई थी। और क्या बताया था इसमें? इसमें तरबूज के लिए, ठीक है, धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है, ठीक है। परमाणु के बारे में बताया था कि धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है तथा इलेक्ट्रॉन धनावेशित द्रव्य में इस प्रकार बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनावेशित द्रव्य में इस प्रकार बंधे रहते हैं कि जिस तरीके से तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं, ठीक है नहीं, तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं, उसी तरीके से ये, ठीक है नहीं। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था। तो अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा, स्नेल ने। क्या था अपवर्तन का नियम? अपवर्तन का नियम क्या था, इसको देखते हैं। ओके, तब इसमें क्या था कि स्नेल ने बताया था कि जब एक प्रकाशित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तब क्या होता है कि आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है कि इनके माध्यमों के अपवर्तनांकों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम b1 अपॉन b2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात इनके माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन परमाणु का मीथेन में संकरण क्या है? तो मीथेन देख लेते हैं, CH4, ठीक है, CH4। अब इसमें ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और कितने बॉन्ड हैं? इसमें 4 बॉन्ड हैं, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं? सिग्मा, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। कितने सिग्मा हो गए यहाँ पर? 4 सिग्मा हो गए। जब 4 सिग्मा हो गए तो क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक रेखीय अणु है? तो इनमें से रेखीय अणु कौन सा है? रेखीय अणु कौन सा होगा आपका? CO2 होगा, ठीक है। CO2 क्या है? एक रेखीय अणु है। तो C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये एक रेखीय अणु है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम भार, तो इसमें जो फोर्स दिया हुआ है वो कितना है? 1 किलोग्राम भार है,
सॉरी, 1 किलोग्राम भार है, ठीक है, 1 किलोग्राम भार। अब 1 किलोग्राम भार के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1 किलोग्राम भार के लिए हम 1 न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है, बताया था 1 न्यूटन भी कहेंगे, ठीक है नहीं, 1 न्यूटन भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पर भार है ये, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 1/9.8 होगा, तभी ये 9.8 से कैंसिल होगा, तभी ये कितना आ रहा है, 1 किलोग्राम भार आ रहा है, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, 1 किलोग्राम भार बराबर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है नहीं, 1 न्यूटन। अब यहाँ पर अगर केवल द्रव्यमान की पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितने भार के बराबर होगा, तब यहाँ पर कितना हो जाता, तब यहाँ पर 9.8 न्यूटन हो जाता, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान पूछा होता, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितने भार के बराबर, कितने भार के बराबर होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब यहाँ पर हम कह देंगे mg, तब यहाँ पर 1 पुट करेंगे और 9.8, तब ये कितना आ जाएगा, 9.8 न्यूटन, ठीक है नहीं, तब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो पूछा गया है 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होगा, तब हम 1 न्यूटन ही यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, ठीक है, तो लोहा भी तैर सकता है, ऐसा कौन सा धातु है, ठीक है, यह है पारा, ठीक है, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड में रहता है, ठीक है, लिक्विड में रहता है, फिर भी हम उसको क्या कह रहे हैं, उसको हम धातु कहते हैं, ठीक है नहीं, मरकरी। अब ये लोहा इसमें क्यों तैर सकता है, तो पारा जो होता है, पारा की जो डेंसिटी होती है, पारा का घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, लोहा के, ठीक है नहीं, लोहा से ज़्यादा होता है। अब ये हमें पता है कि जब हम किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोते हैं तो वो वस्तु द्रव में तभी डूबती है जब उस वस्तु की डेंसिटी उस द्रव की डेंसिटी से अगर ज़्यादा हो, तब वो वस्तु डूब जाती है, ठीक है नहीं। और तैरती कब है, जब उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, लिक्विड के डेंसिटी से कम होती है, तब वो तैरती रहती है। तो यही कंडीशन में लोहा ऊपर तैरता रहता है पारा के, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है, तो सबसे ज़्यादा उपलब्ध तत्व जो है वो कौन सा है, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ऑक्सीजन कितना है पृथ्वी पर, अगर हम अर्थ क्रस्ट में देखें तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 46.4% है। ओके, ठीक है, उसके बाद देखेंगे, इसके बाद आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन यहाँ पर कितना है, SI, सिलिकॉन यहाँ पर है 27.7%। ओके, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है इसको भी देखते हैं, 8.1% है। उसके बाद आयरन आता है, तो आयरन कितना है, 5%, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले कौन सा आता है, ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, एफ उपसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या है, ठीक है, तो एफ उपकोष में कितनी होती है, 14, ठीक है, तो 14 इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एस में कितने होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं, ठीक है नहीं, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं, ठीक है। SPD इसमें होते हैं 10, 1 2 3
ठीक है, इसमें 10 होते हैं। ओके, इसमें 10 होते हैं। इसी तरीके से F में जो होते हैं वो होते हैं 14। एक, दो, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 7 बनाएंगे हम इसमें बॉक्स, तभी यहाँ पर कितने आएंगे, तभी यहाँ पर 14 आएंगे, ठीक है नहीं। कितने हो गए, 14। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे, 1 मीटर तुल्य है। अब 1 मीटर किसके तुल्य है, अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें एंगस्ट्रॉम में वैल्यू देखनी है सबसे पहले। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं 1 अपॉन लिखेंगे 10⁻10 मीटर, तब इसमें लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो गया, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, यदि ठीक है दिया हुआ है ANH3 का, ठीक है 6Cl3 की प्रभावी परमाणु संख्या EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितनी है, 33 है, तो ए की परमाणु संख्या होगी, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, किस तरीके से निकाल सकते हैं देखते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले केंद्र में धातु की परमाणु संख्या, तो केंद्र में धातु की परमाणु संख्या, उसके बाद माइनस करेंगे ऑक्सीजन अवस्था को, ठीक है, ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण अवस्था फाइंड करनी होगी। तो ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम ए की फाइंड करना चाहें, तो ए की ऑक्सीकरण अवस्था हमने ले लिया इसको x, ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस अब यहाँ पर NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 0 होगी, तो 0 गुणा 6 प्लस 3 गुणा -1 बराबर 0, तो x 0 हो गया यहाँ पर, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो EAN हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, EAN हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो पता, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। NH3 से कितने, ठीक है, जो केंद्रीय परमाणु है उससे कितने NH3 जुड़े हुए हैं, 6 NH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो 6 यहाँ पर क्या संख्या हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर EAN वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर हमने केंद्र में धातु की परमाणु संख्या हमने यहाँ पर ले ली Z -3 प्लस 2 × 6, यहाँ पर 33 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो गया, Z -3 प्लस 12, तब यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी आएगी, 33 - 9, ठीक है नहीं, कितना आ गया 24, तो Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 24, तो ऑप्शन इसमें आपका C बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक, सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, जो हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, FCl VrI, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता F की होती है, उसके बाद Cl की, फिर Br की, फिर आयोडीन की, ठीक है। अब इसमें इसका अगर हम देखेंगे बाह्य आउटरमोस्ट शेल का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो क्या आएगा, NH2
NP5। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और इसमें एक पॉइंट ये, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? F की होती है। सभी तत्वों में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता F की होती है, फ्लोरीन की। ठीक है, आगे देखेंगे। जब पानी जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी, ठीक है, पानी जब जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लें, क्या देख सकते हैं कि जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है, पानी को हमने किसी बर्तन में रख दिया। अब क्या हुआ, जब पानी जमता है हमने उसको ऊपर तक भर दिया। ठीक है, जब पानी जमता है तो जो बर्फ़ जमता है, बर्फ़ जमने के बाद में उसके किनारे, जो बर्तन की किनारी है उससे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसका आयतन बढ़ गया। जब आयतन बढ़ गया, अब आयतन क्यों बढ़ा? क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। नाइट्रोजन अणु में, ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई, हमें ये चेक करना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं नाइट्रोजन अणु में। तो नाइट्रोजन अणु क्या होता है? एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए, सॉरी यहाँ पर 4 हो गए। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा और डबल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 सिग्मा और 2 पाई। तो 1 सिग्मा 2 पाई बंद, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो मिलता है। जब एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाते हैं तब यहाँ पर क्या मिलेगा? तब यहाँ पर मिलेगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है इसको हम देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म के लिए हम एसीटोन लेते हैं। एसीटोन के हमने यहाँ पर ले लिए 2 अणु प्लस 6CaCl2। ठीक है, यहाँ पर CaCl2, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के हमने 6 अणु लिए हैं। अब इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होता है? यहाँ पर CaCH3COO का होल ट्वाइस प्लस 2CHCl3, यही होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है। उसके बाद में बनेगा 3CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम कहते हैं बुझा चूना। ठीक है, नहीं, तो ये हो गया आपका। इसमें ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। प्लैंक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। तो प्लैंक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। असंतत h बहुपूर्णांक में विभाजित। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। और h बहुपूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, इसके मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक इंटीज़र होते हैं। ठीक है, और इंटीज़र क्या हो सकता है? इंटीज़र यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। अगर चाल समय ग्राफ की बात करें, यहाँ पर हमने समय ले लिया और यहाँ पर ले ली चाल, तब ये किसको प्रदर्शित करेगा? अगर ये थीटा एंगल बनाता है तब यहाँ पर हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू चाल व्हाट इज समय। ठीक है, तब ये किसको प्रदर्शित करेगा? ये प्रदर्शित करेगा त्वरण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है। तो अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण होता क्या है? अल्फा कण को हम लिखते हैं 2He4। ठीक है, हीलियम नाभिक। ठीक है, 2He4 लिखते हैं। और आवेश की यहाँ पर बात हो रही है, तो प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है? ये प्रोटॉन के आवेश का, प्रोटॉन का आवेश जो होता है उसके लिए हम लिखते हैं 1H1। ठीक है, तो ये उसका 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना होता है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन इसमें बिल्कुल वी करेक्ट हो जाएगा, 22 का वी। ओके, आगे देखेंगे। निम्नलिखित आयनों में किसका व्यास सबसे कम है? तो सबसे कम व्यास किसका होगा इसमें हम चेक करेंगे। अगर हम त्रिज्या की बात करें, ठीक है, तो व्यास है यहाँ पर त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या जो है
परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है, और ग्रुप में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 23 में इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये होगी, तो परमाणु त्रिज्या जो है, अब परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती क्यों है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। ठीक है, ज़ैफ बढ़ता है। तो ज़ैफ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है। जब आकर्षण बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या कम होगी। परमाणु त्रिज्या जब कम होगी तो क्या होगा? उसका आकार कम होगा, तो परमाणु सिकुड़ जाएगा। ठीक है, नहीं सिकुड़ जाएगा। अब इसमें हम चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे P/E से। P/E के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम का P/E सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने होंगे? यहाँ पर 13/10। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 1.3, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आएगी वो एल्यूमिनियम का आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी जो एलिमेंट हैं, बाकी जो आयन है इसमें, उनकी P/E की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, और सबसे कम P/E की वैल्यू किसकी आएगी? यहाँ पर आएगी फ्लोरीन की। ठीक है, सबसे कम फ्लोरीन की आएगी, ये आएगी लगभग P/E कितना हो जाएगा यहाँ पर 8/10, और ये आ जाएगी 0.8। तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? सबसे बड़ा व्यास किसका होगा? फ्लोरीन का। ओके, आगे देखेंगे। पाक सोडा है, तो पाक सोडा क्या है? पाक सोडे को हम बेकिंग सोडा यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर पाक सोडा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा यहाँ पर क्या है? NaHCO3। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। पीएन संधि डायोड बना होता है, तो पीएन संधि डायोड किससे बना होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अर्धचालक से बना होता है। 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। पोटेशियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ सांद्र H2SO4 में गर्म करने पर बनने वाले गहरे लाल रंग के द्रव का सूत्र है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट KCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसमें जो बनता है ना, उसमें बनता है, अगर हम यहाँ पर लेंगे 4KCl और K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4, इसको जब गर्म करते हैं तब बनता है 2Cr2 O2Cl2 प्लस 3H2O प्लस 3K2SO4। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे? Cr2O2Cl2। Cr2O2Cl2 यहाँ पर ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। इसको हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हाथी के लिए क्या होगा? ठीक है, अब इसमें बंदर के लिए पहले दिया हुआ है, फिर हाथी के लिए पूछ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पलायन वेग होता क्या है। पलायन वेग जो होता है वो √2g/RE। ठीक है, तो पलायन वेग जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए क्या है? ठीक है, नियत रहता है। तो यहाँ पर RE उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है पृथ्वी की। ठीक है, ना कि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है, तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। 28 देखेंगे। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ओके, तो इसमें क्या होगा? इसके लिए हम देख सकते हैं कि जब सैलिसिलिक अम्ल जो है, जब एसिटिल क्लोराइड के साथ
एसिटिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है तब जाकर क्या बनता है, तब जाकर हमें मिलता है एस्पिरिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें एस्पिरिन बनता है। ठीक है, इसको हम एस्पिरिन कहते हैं, बेंजोइक, ठीक है, एसिटैक्सी बेंजोइक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, केवल ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आंतरिक ऊर्जा जो होती है किसी आदर्श गैस की केवल ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, नहीं, केवल ताप पर, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा किसके कारण होती है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके जो गैस के अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो गैस के अणुओं की ऊर्जा, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा के कारण क्या होती है, ये आंतरिक ऊर्जा होती है, जो कि किस पर डिपेंड करती है, ताप पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हमने बताया था जड़त्व के नियम में, तो जड़त्व के नियम में बताया था कि जड़त्व जो है केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आयनिक यौगिक Na2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसमें क्रोमियम की देख सकते हैं, अगर हम क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को हम एक्स ले लें तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × +1 + 2x + 7 × -2 = 0। ओके, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे, ये 2 हो गया प्लस 2x और -14 = 0। अब यहाँ से आ जाएगा x = +6। ठीक है, तो Cr की यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, Cr की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, 6 होगी। रेड लेड है, तो रेड लेड क्या है, रेड लेड Pb3O4, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। तो रेड लेड Pb3O4। अब Pb3O4 बनता कैसे, इसको भी देख लेते हैं। Pb3O4 जो है वो आपका लिथार्ज से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, लिथार्ज से। तो इसको देख लेते हैं, 6Pb + 3O2, इससे बनता है लिथार्ज, 6PbO। ठीक है, लिथार्ज। उसके बाद जब लिथार्ज को हम गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो PvO + O2, तब यहाँ पे बनता है 2Pb3O4। ठीक है, रेड लेड। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। आगे देखेंगे, SI पत्ती में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है, तो इसको हम सीधे कर सकते हैं, Nm/m²/kg²। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमने यूनिट एंड डायमेंशन में इसको बता दिया था अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे देखो गामा किरणें होती हैं। ठीक है, उसमें तरंगे भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, एक्स रे भी होती हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, बीटा किरणें। बीटा किरणें क्या होती हैं, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम बीटा किरणें कहते हैं। ठीक है, नहीं, उसको क्या कहते हैं, बीटा किरणें कहते हैं। ओके, और बीटा किरणें जो हैं वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, नहीं, और इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होती है। आगे देखेंगे, और विभेदन क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की, फिर उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद अल्फ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। तो ये तो हमें पता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में भी बताया था हमने ये। ठीक है, और इसको हमने बल के जब नियम पढ़ रहे थे, ठीक है, न्यूटन की गति के नियम, तब भी हम इसमें बताया था हमने NLM में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे अधिक अगर किसका है, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन का है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा,
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर हम बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ठीक है, और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है, ठीक है। तो मिसाइल के लिए लेते हैं, मान लिया हमने कि मिसाइल जो है वो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर जो है छोड़ी गई है, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, ठीक है। तब इसके लिए हम देख सकते हैं कि इसके लिए जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ई के इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ पर b क्या होगा, b यहाँ पर उसका कक्षीय वेग होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे gm/r² इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा g M × m/2r, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब मिसाइल की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये होगी -gm। जब हम इसको ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा ठीक से। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे ek + ep इज इक्वल टू gmm/2r -gmm/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का gmm/2r, ठीक है नहीं। तो ये कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होगी, ठीक है नहीं, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो ऑप्शन इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसी वस्तु का भार क्या होगा। हमें पता है कि चंद्रमा की सतह पर कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण g/6 होता है। जब g/6 होता है तो भार कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 कम 6 हो गया, और कितना बचा 4, 6 × 36, ठीक है। इसको ले लेंगे हम 1.67, तो 1.67 इसका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, समान परासरणी दाब वाले 2 विलयनों को कहा जाता है। अगर 2 विलयनों का परासरण दाब जो है वो बराबर है तब क्या होगा, तब उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन यौगिक ऑक्सीकरण के बाद बेंजोइक अम्ल देता है। तो बेंजोइक अम्ल कौन सा देता है, ओके, इसमें केवल 2 ही ऑप्शन है, गलती से ये, ठीक है, 2 ही ऑप्शन इसमें डाले गए हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन यहाँ पर और लिख लेते हैं, यहाँ पर सी होगा, सी यहाँ पर होगा क्लोरोबेंजीन, उसके बाद डी ऑप्शन होगा यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। तो ऑप्शन इसमें जो होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजिल क्लोराइड कैसे होगा, यहाँ पर हमने ले लिया बेंजिल क्लोराइड, KMnO4 की उपस्थिति में ये किस में चेंज हो जाता है, ये बेंजोइक अम्ल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल में चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, dP/dt, ठीक है नहीं। तो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर, तो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 42, अपने गलनांक पर बर्फ़ का पिघलना। अपने गलनांक पर बर्फ़ का पिघलना क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, तो इसको देखेंगे। अपने गलनांक पर बर्फ़ का पिघलना, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम क्या होता है कि जिसका ताप समान रहे, ठीक है, जिसमें जो ताप होता है वो कैसा होता है, नियत रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें देख सकते हैं समदाबीय प्रक्रम, इसमें दाब नियत रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम इसमें हीट, इसमें ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऊष्मा को, ठीक है, हीट को ना तो अंदर आने दिया जाता है और ना अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने दिया जाता है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें 0 होता है। समायतनिक प्रक्रम में इसमें वी नियत रहता है, ठीक है, बी कांस्टेंट रहता है इसमें, ठीक है, आयतन इसमें कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तार से mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इस प्रक्रिया में कृत कार्य होगा। तो इस प्रक्रिया में कृत कार्य क्या होगा, ओके, तब इसमें क्या होगा, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य कितना होगा, कार्य बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन ये हो जाएगा 1/2 F इंटू एल। तो 1/2 F कितना हो जाएगा, ठीक है, तार है, अब तार पे, ठीक है, m द्रव्यमान का पिंड लटका हुआ है, तो इसका भार है mg, तो F का काम करेगा, तो mg इंटू एल कितना हो गया, mgl/2, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन यौगिक कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा कौन सा है इसमें, NaOH, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। कास्टिक सोडा होता है NaOH। कास्टिक पोटास क्या होता है, कास्टिक पोटास होता है KOH, ठीक है, कास्टिक पोटास, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे कोरंडम। कोरंडम है, तो कोरंडम क्या है कि कोरंडम जो है वो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, Al2O3, ठीक है। कोरंडम होता है Al2O3। तो एल्यूमिनियम के हम कुछ अयस्क देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एक होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2, ठीक है, बॉक्साइट होता है। एक होता है फेल्सपार। फेल्सपार K2O Al2O3 इंटू 6 SiO2, ओके। एक होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al(F6), ठीक है, Na3Al(F6), कोरंडम, ठीक है, Al2O3, ठीक है नहीं। तो हमारे इसमें 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के 45 क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम 3 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 45 + 45, ठीक है, 45 + 40 + 40, ठीक है, 3 वीडियो में, ओके। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।